मार्केट लिंक डिबेंचर्स और पूरे शेयर बाजार पर विस्तार से चर्चा करते हैं और इसके लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं चर्चा करने के लिए वो हैं फिनेथिक वेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर एंड सीईओ विवेक कुमार नेगी जी। विवेक सर, आपका मनी 9 पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम टुडे। थैंक यू संदीप जी, इट्स प्लेजर बीइंग हियर। सर, आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट आपने देखा भी कि मार्केट लिंक डिबेंचर्स के ऊपर फोकस कर रही है। सर, आपके हिसाब से इनमें निवेश करने के क्या फायदे होते हैं और इनमें किस तरह के निवेशकों को निवेश करना चाहिए ताकि उनको ऑप्टिमम रिटर्न मिल सके? सर देखिए, ये जो है ये एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट की कैटेगरी के अंदर आते हैं और अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए हैं ये। एक तो इनमें किसी भी तरह का कूपन रेट नहीं होता है। ठीक है। इसमें जो कूपन रेट होता है वो टोटली मार्केट लिंक्ड होता है और इसमें जो अंडरलाइंग होती है उस पर आपका डिपेंड करता है कि आपका जो रिटर्न आएगा वो कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर निफ्टी बेस्ड कोई आपका मार्केट लिंक डिबेंचर है तो अगर निफ्टी के रिटर्न कम या ज्यादा रहते हैं तो उसके बेसिस पर आपके रिटर्न कम ज्यादा हो सकते हैं इसके अंदर, तो इसलिए ये काफी पॉपुलर नहीं है। अगर मार्केट लिंक डिबेंचर्स में कोई निवेश करना चाहता है तो मेरी सलाह यही होगी कि जो एमएलडी आपके स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं जिनमें ट्रेडिंग हो सकती है उन्हीं में आपको निवेश करना चाहिए। तो अदरवाइज जो फिजिकल ट्रेड होते हैं वहां पर रिस्क काफी बढ़ जाता है। ठीक है, तो विवेक सर हमें बता रहे हैं कि एमएलडी यानी कि जो मार्केट लिंक डिबेंचर्स हैं फिलहाल बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इनका जो कूपन रेट है वो फिक्स नहीं होता है। किसी शेयर या मान लीजिए कोई इंडेक्स है निफ्टी, उसके रिटर्न के हिसाब से इसका जो कूपन है वो वेरी करता है, तो इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो उस लिहाज से उनकी सलाह ये है कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे मार्केट लिंक डिबेंचर्स यानी एमएलडी में निवेश करिए जो शेयर बाजार में लिस्टेड हों, तभी आपको ऑप्टिमम फायदा इसका मिलता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, ये तो बात हुई एमएलडी की, लेकिन सर बाजार की ओर अगर हम रुख करें तो बाजार में हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते भी रिकॉर्ड हाई टच कर चुका था। इस हफ्ते फिर से नया रिकॉर्ड हाई बनता हुआ दिखा है। सेंसेक्स अगर हम देखें तो इस हफ्ते जो क्लोजिंग रिकॉर्ड्स तरह है वो देखने को मिला था, लेकिन निफ्टी अगर हम देखें जो इंट्राडे रिकॉर्ड हाई बने थे अक्टूबर 2021 में 18,604 के, वहां से अभी भी दूर है। क्या इस साल यानी 2022 में जो बाकी बचे हुए दिन हैं, 1.5-2 महीने के आसपास का जो वक्त बचा है, उसमें ऐसी उम्मीद है कि निफ्टी भी अपना जो ऑल टाइम हाई है उसे टच कर लेगा? संदीप जी, मैं कुछ चीजें रिकॉल कराना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए, जब से मनी 9 के साथ हम जुड़े हैं हम मार्केट को लेकर हमेशा आश्वस्त रहे हैं और हमने यही कहा है कि इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करती रहेगी। और ये एक छोटा समय नहीं है, अगले 10 साल के लिए हम ये बात कह रहे हैं कि अगले 10 साल इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट्स को आउट परफॉर्म करती रहेगी। पहली चीज तो ये है। दूसरा, हमारे टॉप सेक्टर्स की अगर बात करें तो बैंकिंग सेक्टर हैज बीन वन ऑफ आवर टॉप पिक। और आपने देखा भी है कि अभी रिसेंटली ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने अपना क्रॉस किया है और हमारा जो लक्ष्य है बैंक निफ्टी पर वो 75,000 का है बाय 2025, जिसको हम बार बार दोहराते भी रहेंगे। और सेंसेक्स का लक्ष्य जो हमारा 1 लाख का है वो अभी भी कायम है। ये तो तो मुझे याद है वैसे। हमें लगता है कि ये जो रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो ये कभी आगे पीछे आ सकते हैं। निफ्टी भी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है अपने रिकॉर्ड स्तर से। मेरे ख्याल से 2% की तेजी और देखने को मिलेगी तो निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर आ जाएगा। बट ओवरऑल अगर अंडरटोन ऑफ मार्केट की देखते हैं तो वो काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छा है। अभी भी अगर मध्यम से लंबी अवधि के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो इन स्तरों पर भी आप निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक स्ट्रक्चर बुल रन की आप बात कर रहे हैं मार्केट की, जहाँ तक बात है तो ये जो रिकॉर्ड हाइज हैं उससे तो हम महज 1, 1.5 या 2% दूर हैं, वो तो कभी भी आ जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगले 10 साल के लिए यानी कि एक दशक के लिए विवेक सर जब भी हमसे बात करते हैं वो हमेशा बुलिश रहते हैं और अपने लंबे अवधि के जो टारगेट्स हैं हमारे साथ शेयर करते भी हैं। अब तो इनफैक्ट हमें रट भी गए हैं वो टारगेट कि 2025 तक सेंसेक्स 1 लाख और बैंक निफ्टी के जो टारगेट्स हैं 2025 तक वो 75,000 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए, सर आपने हमेशा बैंकिंग सेक्टर की बात करी, मुझे याद है कि बैंकिंग सेक्टर ही है जो कि शायद ये जो तेजी है मार्केट की उसको लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें बाजार को तो ग्लोबल संकेत काफ़ी अहम है बाजार के लिए। जिस तरह से दुनिया भर में महंगाई के कूल ऑफ होने के संकेत मिल रहे हैं, इंडिया, यूएस जैसे जो इकोनॉमीज है वहाँ पे, क्या इससे फेड, आरबीआई समेत जो बाकी सेंट्रल बैंक्स हैं जिस तरह से वो ब्याज दरें बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे थे, उसकी जो रफ्तार थी, जो क्वांटम थी, उसमें कोई कमी की उम्मीद आप करके चल रहे हैं? ऐसा अगर हम उम्मीद करें, क्या ये ठीक होगा या फिर जल्दबाजी होगी? क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल हमने देखा है कि जो आंकड़े हैं उनमें थोड़ी सी नरमी जो है वो इन्फ्लेशन में आती हुई दिखी है।
संदीप जी देखिए, एक महीने के डाटा से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये कंसिस्टेंटली नीचे रहते हैं और ट्रेंड डाउनवर्ड्स की तरफ हो जाता है, तब मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेहतर संकेत देखने को मिलेंगे। ग्लोबल मार्केट्स में अभी भी परेशानी बनी हुई है और वो कुछ समय तक बनी रहेगी। हालांकि लिक्विडिटी स्तर पर यूएस में थोड़ा सा इन्फ्लेशन के नंबर्स अच्छे आए हैं, तो उसकी वजह से लिक्विडिटी का थोड़ा सा फ्लो बढ़ा है। और एफआईआईज ने भी दोबारा इंडियन मार्केट्स की तरफ रुख करना शुरू किया है। अगर आप देखें, जब से निफ्टी 18,000 के ऊपर आया, तो एफआईएस के फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए हैं और हम लगातार एग्जैक्टली। एफआईएस की बाइंग देख रहे हैं। तो बेसिकली उनको ये लग रहा है कि जो ये रैली थी, इसमें हम कहीं ना कहीं पीछे छूट गए हैं और अब वो निवेश करना शुरू कर रहे हैं। तो जब भी सिचुएशन बेटर होगी, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से बहुत ऊंचे लेवल देखने को मिलेंगे। निफ्टी पर जो मैं अपना शॉर्ट टर्म टारगेट आपको देना चाहूंगा, वो हमारा 21,500 का है, मे बी बाय नेक्स्ट दिवाली। बाय नेक्स्ट दिवाली। ठीक है, तो अगली दिवाली तक आप कह रहे हैं कि निफ्टी में 21,500 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ग्लोबल स्तर पे जितनी भी दिक्कतें हैं उसके मुकाबले इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो बहुत ही बेटर सिचुएशन में है। नो डाउट जो महंगाई में कमी आई है, वो सर कह रहे हैं कि हो सकता है कि एक आंकड़ा आया, एक महीने के नंबर्स आए हैं, तो उसको देख के बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए अगली दिवाली तक अगर आप निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो 21,500 ये लेवल है, जो कि शायद पहले जब भी डिस्कशन हुए सर से वो हमेशा 1 लाख के लेवल सेंसेक्स के और 75,000 बैंक निफ्टी के सुनने को मिलते थे। आज एक निफ्टी का लेवल भी आया है 21,500 का, जो कि अगली दिवाली तक देखने को मिल सकता है। सर बाजार में अगर हम दिक्कतों की बात करें ना, तो वैसे तो बाजार ने बहुत कोशिश की है कि जितनी भी दिक्कतें हैं, जो खराब खबरें हैं, उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करें। लेकिन फरवरी 2022 जब से ये रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है ना, बाजार कितनी भी कोशिश कर ले, लाख कोशिशों के बाद भी ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, वो कहीं ना कहीं मार्केट इग्नोर नहीं कर पा रहा है। और अब जिस तरह के डेवलपमेंट फिर से होते हुए दिखे हैं कि हाल फिलहाल हमने जो देखा कि एक रशिया का जो रॉकेट है, जैसी रिपोर्ट्स माना जा रहा है कि ऐसे इंडिकेट कर रही हैं कि पोलैंड में जाके गिरा है, 24 किलोमीटर अंदर उनकी सरहद के, वहाँ पे कुछ 2 लोगों के जो मौत की खबर है वो भी कहीं ना कहीं सामने आती हुई दिखी है। तो उसके बाद नाटो काफ़ी एक्टिव होता हुआ दिखा है। तो उस लिहाज से क्या ये जो तनाव है रशिया यूक्रेन युद्ध का जो है, क्या और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं? इससे क्या ऐसे चांसेस भी हैं कि ये एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा? इसकी कितनी चांसेस हैं और कितनी बड़ी चिंता है सर, क्योंकि ये काफ़ी लंबा लिंगर हो गया ये जितना भी जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट था। संदीप जी देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर ये सब चीजें कोविड से पहले हुई होती, तो अब तक ये वॉर में कन्वर्ट हो चुकी होती। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, दे कांट अफोर्ड ए वॉर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर अभी वॉर होती है तो उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ठीक ऑलरेडी है। इन्फ्लेशन हाई स्तर पर है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन काफी खराब है। यूएस में आप देखें तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस समय छंटनी का कार्य कर रही हैं और काफी हाँ। लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। हाँ। तो सिचुएशन इतनी खराब है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती है वॉर की। अगर वॉर होती है तो आई थिंक इसमें हो सकता है 2 या 3 कंट्रीज के बीच में वॉर हो जाए, बट ओवरऑल कोशिश ये की जाएगी कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इस वॉर को टाला जाए। बाकी फ्यूचर में क्या होगा, वी डोंट नो। बड़े डेवलपमेंट्स किस तरह के देखने को मिलेंगे उसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। बट ओवरऑल इस समय जो सिचुएशन लगती है मेरे को, मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि वी कांट अफोर्ड ए वॉर एट दिस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद की सिचुएशन है ये, तो हमें विवेक सर कह रहे हैं कि कोई भी देश हो, खासतौर पे जो डेवलप्ड नेशंस हैं जो कि महंगाई की दिक्कत से जूझ रहे हैं, वो तो फिलहाल वॉर यानी कि जो युद्ध या जिस स्थिति है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस लिहाज से कोई ऐसी चिंता फिलहाल तो नज़र नहीं आती है कि ये विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 देशों के बीच में ये वॉर ऑलरेडी चल रहा है, हो सकता है 2 या 3 देश इसमें शामिल हो जाएं, लेकिन ये ग्लोबल स्तर पर फैल जाएगा, ऐसी आशंका फिलहाल कम नजर आती है। चलिए सर, युद्ध को छोड़ देते हैं, हम नतीजों की ओर बढ़ते हैं। हाल फिलहाल हमने देखा कि नतीजों का जो सीजन है, दूसरी तिमाही के नतीजे, वो सीजन खत्म हुआ है। तो आपने कैसे रीड किया है सर? आपका क्या असेसमेंट है नतीजों को लेकर? अच्छे, बुरे या अनुमान से बेहतर किस तरह के नंबर्स आपको देखने को मिले हैं और आउटलुक क्या है? सर ये जो मैंने जंग की बात करी थी ना, उसके पीछे एक रीज़न था, और रीज़न ये था कि ये जो फिर से जंग की बातें सामने आई हैं, या खासतौर पे हमने जो इन्फ्लेशन में नरमी देखी, जिससे जो डॉलर इंडेक्स में नरमी आई है, उसके बाद आप देखिए फिर से जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो शूट अप करने शुरू हो गए हैं। तो जो कॉस्ट इन्फ्लेशन की चिंता है कंपनियों के नतीजों में, वो शायद जो माना जा रहा था कि FY23 की दूसरी छमाही में वो ईज ऑफ हो जाएगी, शायद वो ना ईज ऑफ होती हुई दिखे। ये आउटलुक की मैं बात कर रहा हूं, आपका क्या असेसमेंट है सर नतीजों के बारे में और आउटलुक के बारे में?
संदीप जी देखिए, एक बड़ा यहाँ पर अच्छा एनालिसिस हमारी टीम ने किया था, और उन्होंने ये कहा था कि इस समय सिचुएशन ऐसी है कि आपको डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी पर फोकस करना चाहिए, हम्म। और जिन कंपनीज का बिजनेस ग्लोबल मार्केट से आता है उनका वेटेज आपको कम कर देना चाहिए पोर्टफोलियो ठीक में। है। उनको बाहर मत करिए, लेकिन कहीं ना कहीं वेटेज उनका कम कर देना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। तो उससे आपके रिटर्न्स काफी बेहतर हो जाएंगे। तो हम्म। ओवरऑल जो सिचुएशन है इस समय इसी तरह की बनी हुई है। जिन कंपनीज का बिजनेस ग्लोबल मार्केट से अफेक्ट होता है वहां पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जैसे ठीक है। कि आईटी हो गया, मेटल्स हो गया, या फिर कुछ इंजीनियरिंग कंपनीज हो गई, टेक्सटाइल कंपनीज हो गई। तो हम्म। उनके बिजनेसेस पर डेफिनेटली आपको अफेक्ट देखने को मिलेगा। हम्म। लेकिन जो कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, सीमेंट कंपनीज हैं, पेंट कंपनीज हैं, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन पर हम्म। डिपेंडेंट हैं, उनके रिजल्ट्स बेहतर आए हैं, और आने वाले समय में हमें बेहतर देखने को मिलेंगे। तो ठीक हमें है। ये लगता है ओवरऑल रिजल्ट्स को देखते हुए अभी हम इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं, कि अगर 4 कंपनीज के रिजल्ट आए हैं तो हम्म। 3 कंपनीज के रिजल्ट बेटर देन एक्सपेक्टेशन रहे हैं, और एक कंपनी का रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से खराब रहा है। तो ओके। यहाँ पर हमारी सलाह यही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस कीजिए, डोमेस्टिक कंपनीज पर फोकस कीजिए, उनका वेटेज पोर्टफोलियो में ज्यादा रखिए, और जो भी कंपनीज ग्लोबल मार्केट से पर डिपेंडेंट है उनका वेटेज अपना पोर्टफोलियो में कम कर दीजिए। ठीक है, तो 75% कंपनियों के नतीजे अच्छे आए हैं, जो अनुमान था बाजार का उससे बेहतर देखने को मिले हैं। ठीक है, 4 में से एक कंपनी ऐसी है जिसके नंबर अनुमान से खराब रहे हैं, लेकिन फोकस कहाँ पे करना है? डोमेस्टिक कंजम्पशन, यानी कि जो घरेलू खपत वाली कंपनियां हैं उन्होंने अच्छा किया है नतीजों में, उनके नतीजे आगे भी अच्छे रह सकते हैं। और जिन कंपनियों का कारोबार दूसरे देशों से यानी ग्लोबल कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, वहाँ से आप अपना वेटेज थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन कंपनियों से आप निकल जाइए, थोड़ा सा कम कर लीजिए, जिसमें आईटी है, मेटल है, इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल है, यहाँ पे आप अपना वेटेज कम कर दीजिए। और डोमेस्टिक कंजम्पशन के अलावा इंफ्रा, सीमेंट, पेंट्स, जहाँ पे घरेलू मार्केट से डिमांड आती है, वहाँ पे आप चाहें तो फिलहाल अपना जो फोकस है उसको बढ़ा के चल सकते हैं। अच्छा सर, एफपीआईज की खरीदारी ग्लोबल मूड, माहौल और तिमाही नतीजों के आधार पर आपने जितना भी ये जो असेसमेंट हमें दिया है सेक्टर्स को लेके, कोई स्टॉक्स ऐसे लंबी अवधि के नज़रिए से जो आप खरीदारी करने की सलाह हमारे निवेशकों को देंगे? क्योंकि डॉलर इंडेक्स हल्का हुआ है, कमोडिटी प्राइसेस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, तो उस लिहाज से ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन वाला बात जो मैंने पहले भी करी थी, इसको जोड़ते हुए, इन सारे फैक्टर्स को मिलाते हुए कोई ऐसे स्टॉक्स जो आप खरीदारी करने की राय देंगे? बैंकिंग तो आप हमें हमेशा मेंशन किया है, कुछ और नाम? जी सर, संदीप जी देखिए, बैंकिंग इज वन ऑफ द फेवरेट सेक्टर, और अभी भी हमारा फेवरेट ही है वो। इसमें मैं आज एक सेक्टर और जोड़ने जा रहा हूँ, जो शायद हमने अब तक बात नहीं की है जिस सेक्टर के बारे में, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं और हमें लगता है कि डेफिनेटली इस सेक्टर की डिमांड भी बढ़ने वाली है। हम्म। एक सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर अगर आप देखें तो पिछले 1-2 साल से काफी समस्या में चल रहा था, और एक काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं तो वो किस हम्म। तरीके से उनको फ्लोट करेंगे, उनका डिमांड किस तरीके का रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि उसको लेकर थोड़ी क्लैरिटी आना शुरू हो गई है, और हम्म। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने काफी हद तक अडॉप्ट कर लिया है, एंड नाउ दे आर ऑफरिंग यू मल्टीपल रेंज ऑफ व्हीकल्स। तो उससे उनकी डिमांड में पिकअप हुआ है। मारुति के नंबर्स हमने देखे हैं, काफी अच्छे आए हैं। तो हमें लगता है कि ऑटो सेक्टर बेहतरीन रह सकता है। हम्म। ऑटो में हमारी जो टॉप 2 पिक्स हैं, उनमें एक तो लीडिंग कंपनी मारुति रहेगी, और दूसरा टाटा मोटर्स। ठीक है, तो क्या टाइम फ्रेम लेके चले अगर कोई इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करता है, और किस तरह के अपसाइड या टारगेट्स होंगे सर? सर देखिए, ये दोनों कंपनीज को आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, और टारगेट यहाँ से डबल के आप रखकर चल सकते डबल के कितना कितना टाइम फ्रेम देना होगा हैं। सर? सर समय देना होगा आपको 2 से 3 साल। 2 से 3 साल में, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर मारुति का शेयर जो 9-10, 9.5-10 हज़ार के आसपास है, 20 हज़ार का हो जाएगा? सर 17,500 रुपए का टारगेट हमारा है मारुति के ऊपर, तो इसको आप अपना नोट करके रख सकते हैं। चलिए सर, इतना मेरे को ड्वेल करने के बाद आपने मारुति का टारगेट बताया, तो टाटा मोटर्स का भी शेयर कर दीजिए फिर। सर टाटा मोटर्स हम 800 रुपीज का टारगेट रख के चल रहे हैं। ठीक ठीक है, है। तो ये 3 इयर्स के हिसाब से हम। ओके, तो 3 साल के लिए टाटा मोटर्स पे 800 रुपये का लक्ष्य है, और मारुति सुजुकी में 2 से 3 साल अगर आप होल्ड करते हैं तो 17,500 तक के जो टारगेट्स हैं
वो कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। तो बैंकिंग शेयरों पर काफ़ी लंबे समय से विवेक सर बुलिश हैं, हमें लगातार बताते रहे हैं, आगे भी तेज़ी को लीड कर सकते हैं। और आज एक नया सेक्टर सामने आया है ऑटो का, जिसमें मारुति और टाटा मोटर्स, जिनके टारगेट्स भी आपको बताए गए हैं। इन स्टॉक्स को भी आप चाहें, अगर 2 से 3 साल का नजरिया है आपका, तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। चलिए, तो मार्केट लिंक डिबेंचर्स और शेयर बाजार पर खास चर्चा के बाद अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगले सेगमेंट के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिए। ये सेगमेंट हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी खास है। इसमें हम अपने जो दर्शक हम तक सवाल भेजते हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। एक एक करके जो सवाल हम तक पहुंचे हैं वो आपके सामने रखता हूं। सर, पहला सवाल जो हमें मिला है वो कोलकाता से ध्रुव सिंह ने व्हाट्सएप के जरिए हमें पूछा है। ध्रुव जी ने पिछले साल अगस्त में हुडको के 300 शेयर खरीदे थे, 44 रुपीज़ ये उनका एंट्री प्राइस है। हाल में कंपनी के नतीजे आए हैं, उसके बाद हमने देखा था कि शेयर में जब नतीजे आए थे तो एक ही दिन में 14% का उछाल देखने को मिला था। 47.5 रुपये के आसपास जाके शेयर बंद हुआ था उस दिन। और ध्रुव जी काफ़ी समय से इसमें फंसे हुए थे और अब कुछ उस शेयर में उनको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। तो क्या उन्हें अब निकल जाना चाहिए, ये सवाल है उनका। सर सर देखिए, कंपनी ओवरऑल देखा जाए तो अभी अपने बहुत अच्छे समय में चल रही है और टेक्निकली चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो थोड़ा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। हो सकता है वोलेटिलिटी बनी रहे कंपनी के अंदर और मार्केट में भी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आपको एक 40 रुपीज का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाना होगा क्लोजिंग बेसिस पर। और अगर ये स्टॉक 50 रुपए का भाव क्रॉस कर लेता है तो हमें जी, लगता है कि एक री रेटिंग की संभावना बनती है। और इसमें 65 रुपीज तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 40 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप 65 रुपीज के टारगेट इसमें रख सकते हैं। तो आगे क्या सर, अगर 50 का लेवल जैसे आप कह रहे हैं पार होगा, री रेटिंग होगी, तो फिर क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें? तो डेफिनेटली एक बार अगर 50 का लेवल क्रॉस कर लेता है तो आप अपनी कॉस्ट के आसपास स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ध्रुव जी आपके लिए राय ये है कि फिलहाल आप इस स्टॉक में बने रहिए, मोमेंटम स्ट्रांग है, थोड़ी उतार चढ़ाव जरूर इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 40 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर ये स्टॉक 50 रुपये का लेवल पार कर जाता है, जैसा मोमेंटम हमें विवेक सर बता रहे हैं, फिर ऊपर में 65 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो आप अपना जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करते हुए चलिए, यानी कि स्टॉक ऊपर जाए, आप अपना स्टॉप लॉस जो लेवल है उसको भी ऊपर की ओर सरका लीजिएगा। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये वाराणसी से मीरा बंसल जी ने हमें ईमेल पर भेजा है। उन्होंने इस साल मई में TCNS क्लोथिंग, जिसे हम TCNS ब्रांड्स के नाम से भी जानते हैं, इस कंपनी के 25 शेयर खरीदे थे। 689 रुपये का उनका एंट्री प्राइस है। हाल में ऐसी खबरें आई हैं कि रिलायंस रिटेल और उसके साथ साथ नाइका, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जो कि शायद इनके प्रोमोटर्स की कुछ हिस्सेदारी खरीदने के लिए बातचीत कर रही हैं। इसके बाद बुधवार को जब ये खबर आई थी, इस कंपनी में 8.5% का उछाल देखने को मिला था। शेयर बढ़कर अब 600 रुपये के पार आ गया है। हालांकि अब भी मीरा जी को नुकसान ही होता हुआ दिख रहा है। तो मीरा जी पूछ रही हैं कि क्या इस उछाल में घाटा कम हुआ है, जैसे तैसे निकल जाएं, क्या करें? तो देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर इस समय ऐसा है, इट्स नो वंस बेबी। तो इसका बेसिकली जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर का। ना तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट कर पा रही है इस सेक्टर को, और ना ही कंपनीज की तरफ से आउटलुक के ऊपर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। अगर आप देखें तो लगातार स्टॉक्स दबाव में बने हुए हैं। एक तो स्टॉक्स तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज मोस्टली कंपनीज जो हैं वो दबाव में बनी हुई हैं। और हमें लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि इस स्टॉक से अगर उछाल मिलता है आप निकल जाइए, और इसमें एक बड़ी मंदी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, TCNS क्लोथिंग में मीरा जी आपके लिए राय ये है कि टेक्सटाइल कंपनियों में ज़्यादा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है अच्छा किसी भी साइड में, तो उस लिहाज से आप निकल जाएं इससे, और इनफैक्ट इस पूरे सेक्टर से ही दूर रहना ज़्यादा बेहतर है। ये राय आपको दी जा रही है। अगला सवाल जो हमें मिला है वो अजमेर राजस्थान से शलभ सक्सेना जी का है। फेसबुक पेज पर उन्होंने शेयर किया है। सर, उन्होंने मई 2019 में डिश टीवी के शेयर खरीदे थे। 300 शेयर हैं उनके पास और 35 रुपये उनका भाव है। इसके बाद से उन्होंने इस शेयर में थोड़ी एवरेजिंग भी की है, जिससे उनका जो भाव है वो घटकर 19.5 रुपये के आसपास रह गया है। इस साल सितंबर में इसके चेयरमैन को अपना पद छोड़ना पड़ा था। काफ़ी लंबा विवाद चला था येस बैंक के साथ उनका, और वो जब उन्होंने अपना पदभार छोड़ा तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ बड़े निवेशकों की शेयर में फिर से री एंट्री होती हुई दिखी है, जिस वजह से पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा स्पाइक आया था। शेयर अब 16 रुपये के आसपास आ गया बढ़कर, यानी फिर भी शलभ जी को नुकसान ही होता हुआ दिख रहा है। तो शलभ जी आपसे जानना चाहते हैं कि शेयर में करना क्या चाहिए? ये जो बड़े निवेशकों की एंट्री हुई है उसके बाद कुछ अपसाइड की गुंजाइश है क्या? उनका जो लेवल है वो आ जाएगा, उसके लिए रुकें या जो मिल रहा है वो लेकर निकल जाएं? सर देखिए, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की अहमियत ना इस तरह के शेयर्स लेने के बाद में समझ में आती है। ये कंपनी इन्होंने 2018-19 में क्यों खरीदी उसका रीजन नहीं पता है मुझे। रीजन मीन ये कंपनी अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही थी उस समय, और खरीदने का कोई रीजन ही नहीं बनता था इस कंपनी को।
उसके बाद लगातार आप एवरेजिंग करते जा रहे हैं और कंपनी की हालत खराब होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल्स गलत हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरी चीज, इस सेगमेंट के अंदर आप देखते हैं तो इनका मार्केट शेयर लगातार कम हुआ है और डिश हम्म। टीवी से लोग दूर जा रहे हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स इनके कम होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस कम होते जा रहे हैं। और इस मार्केट के अंदर एयरटेल, जियो और टाटा, इन तीनों ने कैप्चर किया हुआ है। तो डिश टीवी से तो इमीडिएटली निकल जाइए। अगर आपको इस सेगमेंट के अंदर रहना है तो भारतीय एयरटेल, जियो या फिर टाटा कम्युनिकेशन, ये बेहतर शेयर हो सकते हैं। ठीक है, तो एयरटेल, जियो या टाटा कम्युनिकेशन, ये तीन विकल्प हैं आपके लिए शलभ जी। आप पहली बात तो डिश टीवी के शेयर से निकल जाइए, आपको एवरेजिंग भी नहीं करनी चाहिए थी, चलिए आपने वो कदम उठाया, ठीक है। लेकिन अब विवेक सर आपको कह रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से इस शेयर से निकल जाइए और इनके जो पीयर्स हैं जिसमें भारतीय एयरटेल, जियो, टाटा कम्युनिकेशन, ये विकल्प अगर आपको इसी सेक्टर में रहना ही है तो ये विकल्प आपको बताए गए हैं जहां पे आप अपना निवेश बना सकते हैं। चौथा सवाल फरीदाबाद हरियाणा से हरदीप सिंह जी ने हमें पूछा है, यूट्यूब के जरिए उन्होंने शेयर किया है ये। उन्होंने पिछले साल अगस्त में सर स्पाइसजेट के 200 शेयर खरीदे थे 73 रुपीज़ के ऊपर। महंगा ईटीएफ, दूसरा रुपए में कमजोरी और उसके साथ साथ इंडस्ट्री में कई सारी दिक्कतें हैं जिस वजह से इस कंपनी ने जो दूसरी तिमाही के नंबर्स आए हैं उसमें 833 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड लेवल पर लॉस, जो घाटा है वो पोस्ट किया है। पर शेयर में हमने कोई ज़्यादा खास एक्शन देखा नहीं, उसके बाद भी कोई गिरावट नहीं आई है। शेयर इनफैक्ट 39 रुपये के आसपास ही टिका हुआ है। कुछ फंड रेजिंग की खबरें हैं जो कि कहीं ना कहीं शेयरों को सपोर्ट करती हुई दिख रही है। लेकिन भारी नुकसान झेल रहे हरदीप जी को जानना यह है कि इस शेयर में अब करना क्या है, क्या इसका कोई आउटलुक में सुधार की उम्मीद है? सर देखिए, सबसे पहले तो इनको भी एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की जरूरत है मुझे लगता है। रीजन बीइंग, एविएशन इंडस्ट्री का अगर आप ट्रेंड देखें तो पिछले आप 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल उठाकर देख लीजिए, मुझे सक्सेस स्टोरीज नजर नहीं आती हैं। यस, इंडिगो ने कोशिश की है लेकिन इंडिगो में भी काफी समस्याएं देखने को मिली हैं। तो ये सेक्टर ही अवॉइड करने के लायक है। और इस ठीक है। सेक्टर में से अगर आपको किसी स्टॉक को चुनना था तो वो इंडिगो होना चाहिए था, उसके अलावा कोई भी स्टॉक मुझे नहीं लगता है कि परफॉर्मेंस कभी भी देखने को मिली हो। दूसरी चीज, ट्रेवल से जुड़ी ये कंपनी है, टूर्स एंड ट्रेवल्स का अगर पिछले 2 साल का हिंदुस्तान में देखते हैं तो कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, होटल्स के रेट काफी ज्यादा बढ़े हैं। तो अगर आपको निवेश करना था तो एक होटल इंडस्ट्री के अंदर या फिर लाइफस्टाइल स्टॉक्स के अंदर करना चाहिए था, जहां पर हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो स्पाइस जेट से इमीडिएटली निकलने की सलाह है। यहां से निकलकर आप होटल इंडस्ट्री में भी निवेश करते हैं तो वहां पर पैसा आपको बेहतर बन जाएगा। एविएशन स्टॉक्स को फॉर द टाइमिंग अवॉइड कीजिए। एविएशन एज अ सेक्टर को अवॉइड करें, ये आपके लिए राय है हरदीप सिंह जी। स्पाइसजेट से निकल जाइए, अगर आपको निवेश करना ही था इस सेक्टर में तो इंडिगो में होना चाहिए था, या तो फिर आप इस पूरे स्पेस में इन्वेस्ट कहीं करना चाहते हैं तो वो होटल एज अ स्पेस है जहाँ पे पैसा बना है और आगे भी बनने की गुंजाइश है। तो आप स्पाइसजेट से निकल के अपना पैसा किसी होटल शेयर में डाल दीजिए, आपके शायद नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी और आपको अच्छे रिटर्न मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। विवेक सर, हमेशा की तरह आज हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग।